अगर आप जानना चाहते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है, अर्थात माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा क्या होता है और हम चार्ल्स लॉ को मैथमेटिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। हम बात करेंगे इसके स्टेटमेंट पे, इसके इंट्यूशन पे और इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट। सो चार्ल्स लॉ का दो फॉर्म होता है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर में और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम में। सो पहला, एक कांस्टेंट प्रेशर में, गिवन प्रेशर में एक गैस का, गिवन मास का गैस का जो वॉल्यूम होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कब? जब कि मास उस गैस सैंपल का और साथ ही साथ प्रेशर, ये दोनों फिक्स्ड हो, ये दोनों फिक्स्ड हो या कांस्टेंट हो। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, यहां ध्यान दें ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में होगा, सेल्सियस स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में नहीं। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसका दूसरे फॉर्म को देखते हैं। दूसरा फॉर्म यह कहता है कि एट अ गिवन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड हो तो प्रेशर, एक गैस का प्रेशर गिवन मास के गैस का प्रेशर ये प्रोपोर्शनल होता है इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जबकि इस केस में भी मास और साथ ही साथ वॉल्यूम ये दोनों फिक्स्ड हो और फिक्स्ड या कांस्टेंट। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब हम ये देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा क्या होता है कि ये दो स्टेटमेंट्स स्टैंड करते हैं, प्रोवाइडेड दैट दीज कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो इस मुद्दे पे हमने पिछला एक वीडियो में काफी डिस्कस किया है, तो मैं उसी वीडियो का पार्ट इस वीडियो में क्रॉप करके डाल रहा हूं। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आप सीधे स्किप करके चले जाइए 11 मिनट 58 सेकंड में। एक कंटेनर, इसमें एक सर्टेन टेम्परेचर में कुछ मॉलिक्यूल्स है और बिल्कुल वैसा ही कंटेनर, बिल्कुल वैसा ही मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम भी उतना ही, ऑब्वियसली कंटेनर भी वही तो वॉल्यूम भी उतना ही होगा। और यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहां भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो टेम्परेचर में है वो टेम्परेचर है, मान ले कि यहां पर T1 टेम्परेचर है, इट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और इस सेकंड केस में जो टेम्परेचर है T2 ये है मान ले 50 डिग्री सेल्सियस। वैसे मैं आपको यहीं पर बता दूं कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं काइनेटिक थ्योरी में, गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब के साथ जो इंटर रिलेशन है, जिस भी तरह का कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें जो टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस स्केल में नहीं, सेल्सियस स्केल में हम इसे मेजर नहीं करते हैं, हम केल्विन स्केल में इसे मेजर करते हैं। तो आपको पता ही होगा 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये लगभग 273.15 केल्विन है। सो हम इसे रफली 273 मानते हुए चलेंगे, तो हम ये मानेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ये T1 टेम्परेचर जो है ये है 300 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस अगर 273 हो तो 27 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 27 केल्विन होगा, ये होगा 300 केल्विन। और केल्विन में हम यहां पर डिग्री नहीं लगाते हैं। और T2 को अगर आप देखें तो T2 होगा 323 केल्विन। सो टेम्परेचर में चेंज है, दोनों ही केस में वॉल्यूम तो उतना ही है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतना ही है। सो मैं यहां लिख दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये है कांस्टेंट और यहां पर वॉल्यूम जो है ये भी कांस्टेंट है। पिछले केस में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था।
और वॉल्यूम को हमने वैरी किया था। इस बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर को वैरी कर रहे हैं। देखेंगे प्रेशर के साथ टेम्परेचर का कैसा रिलेशन है। तो यहां पर जो कम टेम्परेचर वाला सिचुएशन है, वहां पर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और वॉल से टकरा के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर का बढ़ना, इसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी देते हैं, जब हीट देते हैं तभी उसका टेम्परेचर बढ़ता है। किसी गैस को हीट देंगे तभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जब हम उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं, वही एनर्जी मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करके अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा। क्योंकि यहां सारे मॉलिक्यूल्स फ्री है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं आ रही है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेता है मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब क्या है? इसका जो स्पीड है ये बढ़ गया। सो इन सारे मॉलिक्यूल्स के जो स्पीड है, ये स्पीड सारे बढ़ गए। ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे यहां पर इस केस में, और इस केस में मॉलिक्यूल बड़े तेजी से मूव कर रहे हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब देखिए, दो फैक्टर से इसका प्रेशर बढ़ेगा। एक तो अगर मान ले इस मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करते हैं, इस केस में ये मॉलिक्यूल एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जाके जिस तेजी से टकराएगा और रिबाउंड होगा, यहां पर ये मॉलिक्यूल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कुछ इसी डायरेक्शन में कंसीडर करूं इसके मूवमेंट को, तो वही मॉलिक्यूल मान ले जब ये रिबाउंड होगा ज्यादा स्पीड से, तो ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। सो ये फोर्स जो अप्लाई कर रहा है फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस में, ये फोर्स कम होगा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का स्पीड जो है ये ज्यादा है। दूसरा फैक्टर ये है कि एक मॉलिक्यूल फर्स्ट केस में अगर मान ले ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में 2 बार टकराता है, तो इस केस में चूंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा बार टकराएगा ना वॉल से। सो ये मान लेते हैं 5 बार टकराता है वॉल से। तो ये एक दूसरा फैक्टर हो गया कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में यहां पर 2 बार टकरा रहे हैं, यहां पर 5 बार टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। सो जो नंबर ऑफ कलिजन है इस केस में ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कलिजन ज्यादा होने के कारण फोर्स भी ये ज्यादा अप्लाई करेगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगा तो ये सारे सेम कंटेनर होने के कारण जो वॉल्स का सरफेस एरिया है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ गया। तो इस केस में प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए, हमें यह नहीं पता कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमें यह नहीं पता। लेकिन मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है, तो ऑब्वियसली ये गलत है। सो हम ये फिलहाल इंट्यूटिवली तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि प्रेशर एग्जैक्टली टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल क्यों होता है, टेम्परेचर के स्क्वायर के साथ क्यों नहीं होता प्रोपोर्शनल, उसके क्यूब के साथ क्यों नहीं होता है। फिर भी ये हम आगे के वीडियोस में मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। फिलहाल मुझे यह बताना था कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर घटने से प्रेशर घटता है। तो इससे आगे हम इसी को कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। सो सम कांस्टेंट, हमें नहीं पता ये कैसा कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमें नहीं पता, इस कांस्टेंट का वैल्यू फिलहाल। ये कब होगा? जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेम रखेंगे और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखेंगे, तब जाके प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अगर मान ले हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया थोड़ा सा, जिसके कारण नंबर ऑफ जो कलिजन है वो बढ़ रहा है और मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या ये रिलेशन स्टैंड करेगा? आप खुद सोचिए, हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और वॉल्यूम को 10-20 गुना बढ़ा दिया, तो जितना उसका स्पीड बढ़ा नहीं होगा उससे ज्यादा तो आपने स्पेस बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ कलिजन्स बढ़ने की जगह घट जाएगा फिर। तो ये तभी स्टैंड कर सकता है जब हम इन दो चीजों को माने।
अब चलिए देखते हैं कि वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का कैसा रिलेशन है। कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, प्रेशर को हम सेम रखते हैं, तो वॉल्यूम के साथ उसका रिलेशन क्या होगा। तो देखिए यहां पर अगर इसी कंटेनर को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, दूसरे केस को देखें। पहले केस में यहां कम स्पीड था, तो दूसरे केस में स्पीड बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो प्रेशर भी बढ़ गया। हमें प्रेशर को सेम रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम अगर प्रेशर को सेम रखना चाहे, प्रेशर को चेंज ना होने दे, इस केस में जितना प्रेशर था, मान ले इस केस में P1 प्रेशर था और इस केस में प्रेशर बढ़ के P2 हो गया टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो प्रेशर को अगर हम सेम रखना चाहें, P1 से P2 हो गया, इसे वापस P1 करना चाहे, तो हम क्या करेंगे। अगर ये पिस्टन होता यहां पर, तो उस पिस्टन को हम ऊपर उठा देते, तो इससे क्या होता, रीजन थोड़ा बढ़ जाता, और रीजन बढ़ने से प्रेशर जो है वो घट जाता। हमें पता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो फिर प्रेशर घट जाएगा। तो हम थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, इतना सा वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। इससे होता क्या कि प्रेशर P2 से वापस P1 में आ जाता। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट अगर हो, इसे अगर हमें कांस्टेंट रखना है, साथ ही साथ हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कांस्टेंट रखेंगे। ऐसे सिचुएशन में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, हमें अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम को भी बढ़ा देना होगा। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, इसका मैं आपको इंट्यूशन नहीं दे सकता हूं, पर मैथमेटिकली हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने देख लिया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा क्या होता है कि वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट केस में मास और प्रेशर फिक्स्ड हो और दूसरे केस में मास और वॉल्यूम फिक्स्ड हो। अभी हम इसे मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हमने आरएमएस स्पीड पे बात किया है, गैस सैंपल का आरएमएस स्पीड पे। उस वीडियो के अंत में जाके हमने ये पाया था कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मास इनटू समेशन ऑफ जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का जो स्पीड है, उन सारे स्पीड का स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं UI स्क्वायर्ड, वेयर I इज फ्रॉम 1 to n, अर्थात इस सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि इससे आगे हम यह भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द स्पीड स्क्वायर्ड वेयर I इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय n, अर्थात जितने भी सारे स्पीड्स हैं उनके स्क्वायर को जब हम जोड़ देंगे और उसका एवरेज पता करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं उस सैंपल का RMS स्पीड का स्क्वायर्ड। तो इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इससे पहले एक वीडियो में हमने काफी चर्चा कर लिया है इस पे। उस वीडियो का लिंक मैं यहां सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। अगर आप इसके पूरे डेरिवेशन को देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करें। इससे आगे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये बराबर होगा 1/3 ऑफ टोटल मास ऑफ गैस सैंपल इनटू आरएमएस स्पीड का स्क्वायर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मान ले हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसी को अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाइड होता है, तो ये टोटल मास बनता है। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये स्मॉल लेटर m है एक मॉलिक्यूल का मास, तो ये तो हो गया सैंपल का टोटल मास। और ये जो डिनोमिनेटर वाला n है, अगर इस टर्म को उस n से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिला, यहां पर आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर मिला। तो फिर हमें मिला ये टर्म जो है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये बराबर होता है 1/3 ऑफ मास इनटू आरएमएस स्पीड का ही स्क्वायर। तो फिर देखिए ये जो चार्ल्स लॉ है, ये जो पहला फॉर्म है, इसे अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमें मानना होगा मास, पूरे सैंपल में मास
और उसका प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मास डिवाइडेड बाय प्रेशर। ये जो प्रेशर है यहां अगर राइट हैंड साइड में जाता है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, या फिर कहें इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मास डिवाइडेड बाय प्रेशर इनटू RMS स्पीड का ही स्क्वायर। यहां पर देखिए हमें क्या मानना है, मास और प्रेशर ये दोनों फिक्स्ड है या फिर कांस्टेंट है, तो ये तो टर्म कांस्टेंट हो गया, ये है टोटल मास उस सैंपल का, और ये प्रेशर, ये दोनों अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो गया या फिर कहे कांस्टेंट हो गया, और 1/3 तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है ही। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू RMS स्पीड्स स्क्वायर। और हमने ये देखा था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में कि टेम्परेचर जो है किसी एक गैस सैंपल का, ये प्रोपोर्शनल होता है उस सैंपल के RMS स्पीड के स्क्वायर के। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? जब ये मास और ये प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट हो। अब हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब मास और वॉल्यूम ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसी इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस V को हम ट्रांसपोज करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा इनटू RMS स्पीड का ही स्क्वायर। तो यहां हमें क्या अज्यूम करना था दूसरे वाले स्टेटमेंट में कि मास और वॉल्यूम ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो फिर जब मास और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन जो है ये कांस्टेंट होगा। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू RMS स्पीड का ही स्क्वायर। और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में हमने देखा था कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू RMS स्पीड का स्क्वायर। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमने चार्ल्स लॉ के दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव कर लिया मैथमेटिकली।